चलो टारगेट लाइक का 1200 का और कमेंट 500 करते हैं। ये टारगेट पूरा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती थी साइंटिफिक और लॉजिकल यादें हैं ये। खैर ज्यादा मत सोचो। सवाल ये है कि क्लाइमेट एक्ट में घुसने के बाद अब जूस कितना ताकतवर हो गया है। तो जाहिर सी बात है इसका डेमो तो देखना बनता है। तभी सीन में एंट्री होती है उल्टी की। उसने आते ही एक हेडबट मारकर उसॉप को तो चित कर दिया और फिर ओटामा को हवा में उठा लिया। ये देखते ही नामी ने जूस वाले डंडे को घुमाकर उस पर दे मारा। अरे ये क्लाइमेट एक्ट का काला रंग क्या आर्मामेंट हाकी है। खैर जो भी हो, इस एक वार ने उल्टी की हालत खराब कर दी। दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों में लॉ के क्रू ने अपनी सबमरीन से देखा कि लूफी पानी में डूब रहा है। उन्होंने बिना देर किए तुरंत लूफी को बचा लिया। काफी मशक्कत के बाद फाइनली लूफी के पेट से सारा पानी बाहर निकाला गया। और उधर हवा में लटके शिनोबू और मोमोनोसुके का क्या हुआ? तो भाई वो भी बाल बाल बच गए। वजह बहुत सिंपल है, अपनी शिनोबू की जेब में पतंग रखी हुई थी। लेकिन अब पंगा बहुत बड़ा है। ओनिगाशिमा हवा में उड़ रहा है, तो अब ये लोग ऊपर वापस कैसे जाएंगे ये सोचना मुश्किल है। चलो वापस नामी की तरफ चलते हैं। उसने हाथ उठाया और एक लाइटनिंग बॉल छोड़ी और फिर जूस बाहर आ गया। देखते ही देखते जूस एक काले बादल में बदल गया। नामी ने अपना क्लाइमेट एक्ट उठाया और अगले ही पल आसमान से एक जबरदस्त बिजली गिरी जो बिल्कुल कामेहामेहा जैसी लग रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उल्टी ने उसे भी चकमा दे दिया। पर भाई ये कामेहामेहा वाली बिजली है, ये तो मुड़ भी सकती है। बस फिर क्या, वो बिजली घूमी और सीधे उल्टी को जा लगी। इस बार उसे उठने का कोई मौका नहीं मिला। ये सारा नजारा उस निगरानी करने वाले बाओ हुआंग ने देख लिया। वो चिल्लाया और तुरंत ये खबर पूरे द्वीप पर फैला दी कि तोबी रोपो के 2 लोग मारे जा चुके हैं। और अब लियोन पायरेट किंग की दुनिया के रिवाज के हिसाब से अब वो टाइम आ गया है जब टोबी रोपो के मेंबर एक के बाद एक ढेर होंगे। तभी अचानक उसॉप ने एक बीज फायर किया। वो बीज तुरंत एक आदमखोर पौधे में बदल गया और उसने उस निगरानी करने वाले को एक ही बार में जकड़ लिया। ऐसा करने का उसका बस एक ही मकसद था, ताकि ओटामा इस ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए पूरे द्वीप पर अपनी बात पहुंचा सके। उसका ऐसा करने का बस एक ही मकसद था कि ओटामा उस ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए पूरे आइलैंड पर अपना हुक्म चला सके। और बस देखते ही देखते ओटामा माइक के सामने आ खड़ी हुई। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, जो लोग उसे मारने आ रहे थे वो तुरंत पलट गए। सिर्फ वही नहीं, पूरे ओनिगाशिमा पर जिस किसी ने भी ओटामा का डांगो खाया था वो सब के सब बगावत पर उतर आए और अपने ही साथियों पर हमला शुरू कर दिया। उधर महल के बाहर एक और बवाल हो गया। यमातो और काइडो आपस में भिड़ गए। वैसे ये कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि लूफी तो फिलहाल ऑफलाइन है, तो काइडो को रोकने का दम सिर्फ यमातो में ही बचा है। और वैसे भी यमातो और काइडो के बीच तो पुरानी खुन्नस है ही, तो इनका भिड़ना तो तय था। अब रिवाज के हिसाब से जैसा हमने कहा था, बारी थी टोबी रोपो को निपटाने की। लेकिन परफॉर्मेंस फ्लोर पर एक छोटा हादसा हो गया। चॉपर की रंबल बॉल का असर खत्म हो गया और साइड इफेक्ट की वजह से चॉपर एक बेबी ओल्ड मैन बन गया। हाँ, याद रहे कि ये रंबल बॉल पहले से अपग्रेड की गई थी। और अरे हाँ, चॉपर को ये आइडिया देने वाला कोई और नहीं बल्कि सीजर था। अब यहाँ का मामला थोड़ा पेचीदा है। सांजी क्वीन के सामने थोड़ा फीका पड़ रहा था, इसलिए जोरो ने उस बकरी वाले डॉक्टर से कहा कि भाई मेरा इलाज कर दे। उस डॉक्टर के पास वाकई जुगाड़ था। जो आइलैंड की एक सुपर ड्रग, इंजेक्शन लगते ही बंदा सुपर रिकवर हो जाएगा और लड़ने भी लगेगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत भारी है, बाद में मरीज को दुगना दर्द झेलना पड़ेगा। जोरो ने ये सुना और तुरंत होश में आया। फालतू बकवास मत कर, इंजेक्शन लगा। भाई मजाक थोड़ी है। जोरो ने उस टाइम कुमा का वो सारा दर्द झेला हुआ है, ये छोटा मोटा दर्द उसके लिए क्या चीज है। मामला सेट है। चलो अब वापस जरा टोबी रोपो की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा राज सामने आया है। जिम्बे का विरोधी हुज हु। पहले तो उसने जिम्बे को अपनी रोकुशिकी पावर्स का डेमो दिया, जैसे कि तेक्काई और रंक्याकू। जिम्बे को भी थोड़ा अंदाजा लग गया कि ये पार्टी कौन है। सुना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की खुफिया एजेंसी CP9 से एक बार जेल ब्रेक हुआ था और ये हुज हु वही भगोड़ा है। लेकिन जिम्बे हैरान था कि भाई मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तू मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। हुज हु ने कहा, हाँ भाई हम एक दूसरे को नहीं जानते। मेरा ये हाल 13 साल पहले की सिर्फ एक गलती की वजह से हुआ है। असल में ये बंदा स्ट्रॉ हैट पायरेट से बहुत ज्यादा एलर्जिक है। 13 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट एक डेविल फ्रूट को एस्कॉर्ट कर रही थी, लेकिन उसे शैंक्स ने लूट लिया था। और वो फ्रूट कोई और नहीं बल्कि वही गोमू गोमू नोमी था जो लूफी ने खाया है। अरे पर रुको, लॉजिक के हिसाब से तो उसे शैंक्स नाम से चिढ़ होनी चाहिए ना। हाँ सही बात है, उसने माना भी कि वो शैंक्स से नफरत करता है और उसे जान से मारना चाहता है। लेकिन भाई वो शैंक्स का कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो अब क्या करें। इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा
लूफी पर निकाल दिया। ये बोलकर उसने तेक्काई लगाकर जिम्बे पर हमला किया, पर भाई जिम्बे उससे कहीं ज्यादा सख्त है। एक शोल्डर थ्रो मारा और हुज हू के मुंह से खून निकल गया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो फुर्ती से हट गया, वरना पक्का बहुत बुरा मारा जाता। आखिर में उसने जिम्बे को बताया। उसने जिम्बे को एक राज की बात बताई। जब वो जेल में था तो उसे एक कहानी सुनने को मिली थी। वहाँ उस पर टॉर्चर होता था। गार्ड्स उसे चिढ़ाते थे और मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि जा अपने सन गॉड निका से प्रार्थना कर। कहानी ये है कि बहुत पहले गुलामों को भरोसा था कि एक दिन कोई लेजेंडरी वॉरियर आएगा और उन्हें आजाद कराएगा। अब वो जिम्बे से ये सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जिम्बे ने पहले सन पायरेट्स को लीड किया था और वैसे भी फिशमैन कम्युनिटी का गुलामी से पुराना नाता रहा है। तो हुज हू को लगा कि शायद इसे कुछ पता हो। और सबसे खौफनाक बात, जिस गार्ड ने उसे निका के बारे में बताया था उसे बाद में गायब कर दिया गया। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये सब बोलते बोलते वो जिम्बे पर पागलों की तरह अटैक भी कर रहा था, लेकिन तभी जिम्बे का पारा चढ़ गया। उसने आव देखा न ताव, हुज हू की उंगलियां मरोड़ दी और फिर अपनी फिशमैन कराटे की एक जोरदार तकनीक उस पर जड़ दी। लो भाई, इसी के साथ तोबी रोपो का तीसरा विकेट भी गिर गया। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर मियागी ने फाइनली डिसाइड कर लिया और जोरो को वो इंजेक्शन ठोक दिया। दवा लगते ही जोरो के मुंह से एक जोर की आवाज निकली। अब वो दर्द की थी या मजे की, ये तो वही जाने। खैर, यहाँ का मामला अभी लंबा चलेगा, तो वापस चलते हैं तोबी रोपो के खात्मे की तरफ। अब जरा फ्रैंकी का हाल देख लेते हैं। जनरल फ्रैंकी और उस ट्राइसेरेटॉप्स यानी ससाकी के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। मामला एकदम गर्म है और दोनों ने अपने अपने इक्के निकाल लिए हैं। अब फ्रैंकी तो ठहरा टेक्नोलॉजी वाला बंदा, कोई तलवारबाज तो है नहीं, तो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो पिछड़ रहा है। मौका देखकर ससाकी ने जनरल फ्रैंकी के कई पुर्जे तोड़ दिए, लेकिन फ्रैंकी इसलिए पीछे नहीं हट रहा था कि वो डर गया, बल्कि वो अपना सुपर मूव चार्ज कर रहा था। जैसे ही चार्ज पूरा हुआ उसने सीधे जनरल कैनन दाग दी, लेकिन भाई ससाकी भी कम नहीं, उसने वो हमला झेल लिया और उल्टा पलटवार करने लगा। हालात टाइट थे तो फ्रैंकी ने तुरंत रोबोट से इजेक्ट किया और अपनी असली बॉडी से रेडिकल बीम फायर कर दी और बस खेल खत्म। फ्रैंकी ने ये बाजी मार ली। अब तक तोबी रोपो के 4 लोग ढेर हो चुके हैं। इसी बीच ओनीगाशिमा के बाहर बाप बेटी की फाइट चालू है। यहाँ पता चला कि यमातो भी डेविल फ्रूट यूजर है। उसने जो फ्रूट खाया है वो एक माइथिकल जोन टाइप है, ओकुची नो मकामी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसकी पावर बर्फ की है, जो काइडो की पावर के बिल्कुल उलट है। मतलब इनका तो कुदरती तौर पर ही 36 का आंकड़ा है। खैर, वापस आते हैं तोबी रोपो पर, जहाँ रॉबिन और ब्रुक ब्लैक मारिया से भिड़ रहे हैं। इस लेडी ने आते ही अपनी चाल चली और रॉबिन को एक माया जाल में फंसा दिया। नतीजा, हमें फिर से एक पूरा एपिसोड फ्लैशबैक और पुरानी यादों का देखने को मिला। चलो इसे स्किप करते हैं, क्योंकि रॉबिन उस जाल में फंसी ही नहीं थी। ये सब तो बस टाइम पास था। असली एक्शन तो अब शुरू होगा। ब्रुक भी वहाँ पहुँचा और उसे भी वो भी उसी इल्यूजन यानी भ्रम में फंस गया था। लेकिन भाई, ब्रुक वो बंदा है जिसने शिप पर पूरे 50 साल अकेले बिताए हैं। कहते हैं ना कि दर्द ही कभी कभी दवा बन जाता है। क्या हेलुसिनेशन है और क्या हकीकत, ये ब्रुक को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो इस जाल में नहीं फंसा। खैर, इसी तरह फ्लैशबैक में आधा एपिसोड निकल गया और आखिरकार ब्लैक मारिया सामने आ ही गई। इस औरत की पावर्स बड़ी अजीब हैं। दिखती मकड़ी जैसी है लेकिन आग से खेलती है। ब्रुक ने तुरंत अपनी एबिलिटी यूज की और उस भयानक आग को एक पल में बुझा दिया। लेकिन ये ब्लैक मारिया भी कम नहीं है। उसने यहाँ भी माइंड गेम्स खेलना नहीं छोड़ा। उसने रॉबिन से कहा, तुम तो बस एक मोहरा हो, वरना सांजी तुम्हें यहाँ क्यों बुलाता। ये सुनकर ब्रुक हंस पड़ा। उसने कहा, रॉबिन सैन, यहाँ का मामला आप संभालिए, मैं जरा छोटे मोटे दुश्मनों को निपटा कर आता हूँ। रॉबिन भी मुस्कुरा दी। सही बात है, तुम हमारे बॉन्ड को बिल्कुल नहीं समझती, तो ये बहकाने की कोशिश बेकार है। रॉबिन ने साफ कह दिया, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, और अपना स्किल रिलीज कर दिया, जायंट ब्लूम। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रॉबिन की आकृति उभर कर आई। ये देखकर कुछ जाना पहचाना लगा। सच कहूँ तो रॉबिन का अटैक स्टाइल देखकर बस यही कहने का मन किया कि क्या ये वो टॉप ऑन बुद्धा वाली टेक्निक नहीं है। खैर, ये वाला थोड़ा छोटा था, लेकिन जल्दी ही ब्लैक मारिया ने उसे कंट्रोल कर लिया। दूसरी तरफ मोमोनोसुके और शिनोबु ने एक आवाज सुनी। अरे, पता चला ये लूफी था जो लगातार मीट के लिए चिल्ला रहा था। लॉ के क्रू वाले तो दंग रह गए। इस लड़के ने शिप का सारा खाना खा लिया है, फिर भी भाई को भूख लगी है। तभी मोमोनोसुके नजर पड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। क्या इसने मोमोनोसुके
मोमोनोसुके खा लिया। तभी वहाँ एक अजीब सा फिगर आया। हाँ, वही कैरिबू। वो अपने साथ ढेर सारा खाना लेकर आया था। इस बंदे की पावर किसी स्पेस सिस्टम से कम नहीं है। बॉडी के अंदर काफी कुछ स्टोर कर सकता है। बस फिर क्या, लूफी में भी जान आ गई और वो एक तरह से रिवाइव हो गया। चलिए वापस रॉबिन की तरफ चलते हैं। ब्लैक मारिया थोड़ी चीटिंग कर रही थी। रॉबिन को पकड़ने के बाद उसने खुद नकल डस्टर पहने और रॉबिन पर पागलों की तरह बरसने लगी। यार, ये देखकर तो मुझे भी दर्द हो रहा था। हद तो तब हो गई जब उस औरत ने वहां आग लगा दी। प्लान रॉबिन को हथौड़े से मार के वही जला सके। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस औरत को बहुत मारता, पर अपनी स्किल की कमी की वजह से छोड़ दिया। लेकिन इस औरत की जुबान बहुत जहरीली है। रॉबिन को मारते हुए वो उसे लगातार कोस रही थी, कह रही थी कि वो डेविल चाइल्ड है और उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। इस लेवल के मेंटल टॉर्चर और मैनिपुलेशन के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो चुपचाप हार मान लो और जिंदगी भर ये सहते रहो, या फिर खामोशी तोड़कर फट पड़ो। जाहिर है रॉबिन ने दूसरा रास्ता चुना। उसे बहुत कुछ याद आया, जिसमें रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ बिताया वक्त भी शामिल था। कैसे उसने फिशमैन कराटे सीखा था और यहाँ तक कि साबो ने उसे ड्रैगन क्लॉ फिस्ट भी सिखाया था। रॉबिन मुस्कुराई। किसी और के लिए मजबूत बनना। हाँ, अचानक रॉबिन ने फिशमैन कराटे यूज किया और एक ही पाम स्ट्राइक से छत उड़ा दी। अगले ही पल ड्रैगन क्लॉ रिलीज हुआ। छत टूटकर बिखर गई और वो आग भी मलबे में दबकर बुझ गई। तभी एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। ब्लैक मारिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो रॉबिन का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। उसके पीछे डेविल विंग्स निकल आए थे। डेविल चाइल्ड है ना? तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली डेविल की पावर क्या होती है। रॉबिन ने अपनी पूरी जान लगा दी और आखिरकार वो लिमिट क्रॉस हो ही गई। ब्लैक मारिया, जो कि टोबी रोपो की आखिरी मेंबर बची थी, उसका खेल भी यही खत्म हुआ। अरे, सिर्फ 5 ही टोबी रोपो निपटे? हाँ भाई, क्योंकि छठा मेंबर तो मरीन का जासूस एक्स ड्रेक है। लड़ाई खत्म हुई और रॉबिन ब्रुक के ऊपर बेहोश होकर गिर पड़ी। लगता है अब इस जंग में थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है। चलिए अब कैमरा वापस लूफी की तरफ घुमाते हैं। भाई साहब अभी भी खाना खा रहे हैं। उधर मोमोनोसुके ने शिनोबू से कहा कि उसे लूफी को लेकर ऊपर उड़ना ही पड़ेगा, इसलिए उसने शिनोबू से एक रिक्वेस्ट की, लेकिन शिनोबू इसके लिए तैयार नहीं थी। अगर हमने ऐसा किया तो तुम कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाओगे। लेकिन मोमोनोसुके वहीं घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए चिल्लाया, मुझे अडल्ट बना दो। खैर, लूफी का खाना अब खत्म हो चुका है। वैसे तो वो फूल कर गुब्बारा हो गया था, लेकिन भाई ने एक ही सांस में सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया और वापस फिट हो गया। और मोमोनोसुके की बात करें तो अब शिनोबू के सामने एक हटा कट्टा नौजवान खड़ा था। ओ हाँ, एक बात और, किलर उस ढोंगी हॉकिंस से लड़ रहा है ना? पंगा ये हो गया कि हॉकिंस के पास किड का स्ट्रॉ डॉल है। इससे वहाँ बिग मॉम से लड़ रहे किड की हालत और खस्ता होती जा रही है। चलो अब जरा सांजी का हाल देखते हैं। यहाँ तो मामला काफी बड़ा हो गया है। सांजी अकेला ही दो ऑल स्टार्स को संभाल रहा है। जाहिर है वो ज्यादा देर तक तो टिक नहीं पाया। मार्को की भी बैटरी डाउन हो चुकी है और वो वही रेस्ट कर रहा है। और एक जरूरी बात, ये क्वीन सांजी के डैड का पुराना कलीग रह चुका है, इसलिए ये भी एक साइबॉर्ग है। मामला बहुत रिस्की है। सांजी बस किसी तरह टिका हुआ है। इस क्वीन को जल्दी हराना नामुमकिन सा लग रहा है। मुसीबत तब और बढ़ गई जब पेरोस्पेरो ने अपने तीर बरसाने शुरू कर दिए। शुक्र है नेको मामुशी सही टाइम पर पहुंच गए और एक ही थप्पड़ में उसे उड़ा दिया। जोरो ने इंजेक्शन तो ले लिया था, पर वो अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था। ये मौका देखकर किंग बड़ी तेजी से उड़ता हुआ आया। उसने अपना जलता हुआ हाथ उठाया और सीधा अटैक कर दिया। तभी एक नीली रोशनी चमकी। मार्को ने बीच में आकर वो हमला रोक लिया। भाई मानना पड़ेगा, योंको कमांडर लेवल का बंदा है, वाकई बहुत मजबूत है। लेकिन अब उसका लड़ने का इरादा नहीं था, क्योंकि मेन हीरो की एंट्री हो चुकी थी। जी हाँ, जोरो इज बैक। 2 खतरनाक कमांडर्स के सामने जोरो और सांजी ने एक साथ हमला बोला। वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने क्वीन और किंग को पीछे धकेल दिया। हालांकि दुश्मनों को ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बस अब यहाँ से 2v2 की आर पार की लड़ाई शुरू होने वाली है। सामने हैं वो खूंखार ऑल स्टार्स। मैंने इनका इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना, तो सुनिए। जैक द ड्राउट, किंग द कॉन्फ्लेग्रेशन और क्वीन द प्लेग। ये काइडो के सबसे भरोसेमंद साथी हैं, जिन्हें लीड परफॉर्मर्स भी कहा जाता है। इनकी पावर किसी भी योंको कमांडर के लेवल की है। मैचअप्स एकदम क्लियर हैं। सांजी का सामना क्वीन से होगा और जोरो का पंगा उस तलवार चलाने वाले किंग से ही होगा। तभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। कावामात्सु और ह्योगोरो लड़ाई देखते हुए बात कर रहे थे। ह्योगोरो ने कहा कि जोरो और रिंगो के डैम्पियो शिमोत्सुकी उशिमारू बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। कावामात्सु ने भी माना
कि यहाँ तक कि उनका तलवार चलाने का अंदाज भी सेम है। और तो और रियुमा भी एक वन आइड समुराई थे। क्या जोरो का वानो से कोई खून का रिश्ता है? इधर लूफी ने पेट भर खाना खा लिया और तुरंत मोमोनोसुके को आवाज दी, लेकिन उसके सामने तो अब एक पहाड़ जैसा बड़ा फिगर खड़ा था। शिनोबु की पावर से बड़ा होने के बाद मोमोनोसुके कैसा दिखता है और क्या लूफी वापस जंग के मैदान में पहुंच पाएगा? खैर, ये सब हम आगे देखेंगे। क्या है उधर फ्रैंकी ने तो टोबी रोपो के सासाकी को हरा दिया है और लॉ के क्रू मेंबर्स मदद के लिए पहुंच गए हैं। कैसल के सेकंड फ्लोर पे हमारी डरपोक जोड़ी यानी नामी और उसॉप हैं और उनके साथ ओटामा भी है। वहीं दूसरी तरफ लॉ और किड मिलकर बिग मॉम से खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं। बिग मॉम के कॉन्करर्स हाकी के सामने वे कैसे टिकेंगे, ये देखना होगा। थर्ड फ्लोर पे ब्रुक थकी हुई रॉबिन को गोद में लेकर आग से भाग रहा है। फोर्थ फ्लोर पे जिनबे मौजूद है और छत पर यामातो और काइडो एक दूसरे पर थंडर बागुआ से हमला कर रहे हैं। प्रेशर हॉल में इनुआ राशि और जैक के बीच जंग चल रही है। जैक को हल्के में मत लेना, वो एक ऑल स्टार है और काफी तगड़ा है। बाहर नेको मामुशी और मिंग ट्राइब की कैरेट वगैरह बिग मॉम के बेटे पेरोस्पेरो से निपट रहे हैं। और हाँ, थर्ड फ्लोर के एक कमरे में राइजो और फुकुरोकुजु लड़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि फुकुरोकुजु काइडो का नहीं बल्कि ओरोची का वफादार है और उसे पता है कि ओरोची अभी मरा नहीं है। बस अभी मेन लड़ाई यही चल रही है, बाकी छोटी मोटी फाइट्स हम साथ साथ देख लेंगे। अब जरा ओनीगाशिमा के बाहर चलते हैं जहां लूफी को बचाया गया था। अचानक सबकी नजर एक विशाल गुलाबी ड्रैगन पर पड़ी। असल में ये 8 साल का मोमोनोसुके है जिसने शिनोबु की फ्रूट एबिलिटी से खुद को बड़ा करवा लिया है। अब मोमोनोसुके शारीरिक रूप से 28 साल का हो चुका है। लूफी मोमोनोसुके की पीठ पर सवार होकर ओनीगाशिमा की तरफ निकल पड़ा है। कासल की छत पर यामातो अभी भी काइडो के साथ थंडर बागुआ टकरा रही है। भाई मानना पड़ेगा, वो काइडो की ही बेटी है। उस भयानक धमाके के बाद भी यामातो ने काइडो को अच्छा खासा घायल कर दिया। उधर यामातो ने खुद को बर्फ की एक परत से कवर करके बचा लिया। मौका देखते ही वो हवा में उछली और अपना डंडा पूरी ताकत से काइडो के सिर पर दे मारा। लेकिन यार, इस हमले से काइडो का गुस्सा और भड़क गया। उसने सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स के दम पर यामातो को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। आखिर में काइडो ने उसे एक ही वार में दूर उड़ा दिया और फिर जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लूफी, क्योंकि मोमोनोसुके को अभी उड़ना ठीक से नहीं आता, गलती से कासल की दीवार तोड़ते हुए अंदर आ गया। पर ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। भले ही लूफी और मोमोनोसुके की एंट्री थोड़ी फनी थी, लेकिन इससे साथियों का जोश एकदम हाई हो गया। लूफी के हारने की जो खबर फैली थी वो अब बस एक अफवाह बनकर रह गई। गिरते पड़ते वो लोग छत पर पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा कि यामातो अपना बड़ा अटैक तैयार कर रही है। लूफी ने भी लगे हाथ गियर 4 एक्टिवेट कर लिया। यामातो का ये अटैक था व्हाइट सरपेंट और लूफी ने अपना सिग्नेचर स्नेकमैन वाला मूव चलाया। दोनों का तालमेल गजब का था और दोनों के वार एक साथ काइडो पर लगे। इतनी भयानक ताकत थी कि नीचे की जमीन ही चकनाचूर हो गई। काइडो की डिफेंस कितनी भी मजबूत हो, पर इन दोनों के कंबाइंड अटैक से वो दूर जा गिरा। हमला करने के बाद यामातो ने लूफी को नोटिस किया, पर भाई वो सिर्फ दूर जा गिरा था। काइडो तुरंत अपने ड्रैगन फॉर्म में बदलकर वापस आ गया। इस बार मोमोनोसुके ने भी हिम्मत दिखाई। काइडो के लिए अपनी नफरत की वजह से उसने सीधे काइडो की बॉडी पर दांत से काट लिया। काइडो पलटवार करने ही वाला था कि लूफी चिल्लाया, शाबाश मोमो, और एक जोरदार मुक्का मारकर काइडो को फिर से गिरा दिया। इस शोर से सबको पता चल गया कि वो पिंक ड्रैगन असल में मोमोनोसुके ही है। लूफी के चेहरे पर अब मुस्कान थी। उसने कहा, तूने अभी अभी एक योंको को काट लिया। अब दुनिया में ऐसी कौन सी चीज बची है जिससे तुझे डरना चाहिए। लूफी ने यामातो और मोमोनोसुके को लड़ाई में रुकने नहीं दिया, बल्कि मोमोनोसुके को ओनीगाशिमा को रोकने का काम सौंपा। अब वो खुद काइडो को संभालेगा। इस बार लूफी हारने वाला नहीं है। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। मोमोनोसुके ने देखा कि काइडो का गुस्सा बढ़ रहा है, तो वो समझदारी दिखाते हुए वहाँ से निकल गया और उम्मीद के मुताबिक काइडो ने अपना सबसे पावरफुल हाइब्रिड फॉर्म एक्टिवेट कर लिया। उधर लूफी बिल्कुल शांत था। उसने बस अपने हाथ पर आर्मामेंट हाकी चढ़ाई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। दोनों की कंकरर्स हाकी से लिपटी हुई आर्मामेंट हाकी आपस में टकराई। अजीब बात ये थी कि लूफी का हाथ काइडो के डंडे से टच भी नहीं हुआ। ये मंजर देखकर यामातो को सब समझ आ गया। ये बिल्कुल वैसा था जैसे व्हाइट बियर्ड और रोजर की टक्कर थी। सिर्फ एक टक्कर से आसमान के सारे बादल छट गए। लड़ाई जारी थी। उधर यामातो मोमोनोसुके के सिर पर चढ़ गई। उसमें समझाया
कि ड्रैगन बादलों को कंट्रोल कर सकता है, वो फ्लेम क्लाउड्स बना सकता है। मोमोनोसुके ने आंखें बंद करके महसूस किया और सच में उसे बादलों का एहसास होने लगा। साथ ही उसने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए और देखते ही देखते मोमोनोसुके हवा में उड़ने लगा। उसे अपनी स्किल का नाम भी पता चल गया, फ्लेम क्लाउड्स। उधर कासल के बाहर नेकोमामुशी और अंदर इनुआराशी ने भी अपनी प्लानिंग पक्की कर ली थी। दोनों ने एक साथ अपना सुलोंग फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। मून लॉयन फॉर्म की बढ़ी हुई ताकत के सामने जैक और पेरोस्पेरो टिक नहीं पाए और पूरी तरह हार गए। दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर किसी साये ने जैक की हार देखी। ये कोई और नहीं बल्कि ओरोची था, जो मरा नहीं है। सही कहूँ तो उसका एक सिर अभी भी बचा हुआ है। भले ही दुश्मन के 2 बड़े कमांडर ढेर हो गए, पर काइडो ने कहा कि सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ओनिगाशिमा जिस दिशा में गिर रहा है वो वानो की राजधानी फ्लावर कैपिटल है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ओनिगाशिमा अब टूटने लगा है। इसका मतलब काइडो की ताकत कम हो रही है। ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भले ही लूफी ने काइडो को कमजोर कर दिया हो, लेकिन अगर ये आइलैंड नीचे गिरा तो होने वाली तबाही का कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिए इसे रोकने का भारी काम अब मोमोनोसुके के कंधों पर है। परफॉर्मेंस फ्लोर पर जोरो ने जोर लगाना शुरू कर दिया। उसकी सेंटोरियो 3 स्वॉर्ड स्टाइल की तकनीक अल्ट्रा टाइगर हंट ने अपना काम किया। कुछ ही वार में किंग के मास्क का एक हिस्सा कट गया। इससे किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो आग से घिर गया। उस आग के बीच से उसने अपने टेरानोडॉन के पंख खोले। किसी ने नहीं सोचा था कि ये पंख उड़ने के अलावा खतरनाक स्लैशिंग अटैक भी कर सकते हैं। जोरो ने एक हमला तो किसी तरह रोक लिया, लेकिन किंग ने जब और जोर लगाया तो जोरो हवा में उड़ता हुआ कासल के बाहर जा गिरा। अब उनकी लड़ाई बाहर शिफ्ट हो गई है। अंदर का परफॉर्मेंस फ्लोर अब सांजी और क्वीन के हवाले था। बाहर यामातो ने वापस ओनिगाशिमा के अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि कासल के बेसमेंट में एक आर्मरी है जहां बेशुमार बारूद रखा है। लॉजिकली देखें तो ओनिगाशिमा का गिरना फिर भी संभल सकता है, लेकिन अगर वो बम फट गए तो सच में तबाही मच जाएगी। इसी बीच कासल के गेस्ट रूम में CP0 ने ताजा हालात की रिपोर्ट दी और भाई फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि रॉब लूची था। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने प्लान B तैयार कर लिया है। अगर काइडो हारता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट सीधे वानो पर कब्जा कर लेगी। उनके जंगी जहाज निकल चुके हैं। यहाँ के हालात वैसे भी काफी पेचीदा हैं। लड़ाई शुरू होते वक्त काइडो के पास 30,000 की फौज थी, जो अब 12,000 रह गई है। वहीं समुराई 5,400 थे, जो बढ़कर 8,000 हो गए हैं। सच कहे तो काइडो के हारने के चांस अब काफी ज्यादा है। आखिर में लूची ने सख्त ऑर्डर दिया, चाहे जीत किसी की भी हो, निको रॉबिन को हर हाल में पकड़ना है। परफॉर्मेंस फ्लोर पर सांजी के साथ कुछ अजीब हो रहा था। कैसे बताऊं? पहले तो क्वीन ने अपनी गर्दन और पूंछ को एकदम सीधा किया और फिर हमला करने की पोजीशन ले ली। देखते ही देखते क्वीन ने एक बड़े अजगर की तरह सांजी को जकड़ लिया। डायनासोर की ताकत का तो क्या ही कहना। कायदे से तो इस हमले से सांजी की सारी हड्डियां टूट जानी चाहिए थी, या वहीं खेल खत्म हो जाना चाहिए था। क्वीन चाहता था कि सांजी अपनी ज़ेर्मा वाली ताकत इस्तेमाल करे, पर सांजी ने साफ मना कर दिया। अपनी भलाई नहीं समझता तो अब देख मेरी महान साइंटिस्ट वाली पावर। ये कहते ही क्वीन के शरीर से 2 रॉकेट लॉन्चर निकले। पर यार इसमें एक अजीब सेटिंग थी। ये लॉन्चर तभी फायर करते हैं जब कोई जोर से क्वीन का नाम ले। इसे कहते हैं ब्रैकियो लॉन्चर। जैसे ही उसने बोला, एक रॉकेट फायर हुआ और खुद क्वीन का ही भेजा हिला दिया। अरे बेवकूफ, मैंने कहा ब्रैकियो लॉन्चर। धड़ाम, क्वीन फिर से उड़ गया। भाई साहब, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इडियट। खैर जो भी हो, क्वीन को लगा कि उसने सांजी को तो निपटा दिया है। याद है मैंने कहा था सांजी का हाल कुछ अजीब है। बिल्कुल, वो बहुत अजीब था। यहाँ तक कि चॉपर को भी लगा कि सांजी की हड्डियां यकीनन टूट चुकी होंगी और अंदरूनी चोटें भी आई होंगी। पर हैरानी की बात ये थी कि सांजी खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। सांजी ने दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी टूटी हड्डियों को सीधा किया और शरीर को वापस शेप में लाया। ये फीलिंग बहुत अलग थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसके भाई बहनों की थी। क्या उसके जीन्स भी जाग गए हैं? वो इसी सोच में था कि क्वीन ने अपनी तलवार घुमा दी। किसी ने नहीं सोचा था कि सांजी इस मोड़ पर आकर अपनी ताकत जगा लेगा, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान था, क्योंकि वो वैसा राक्षस नहीं बनना चाहता था। अब चलते हैं एक छोटी लड़ाई की तरफ, जहां किलर और वो शातिर जादूगर हॉकिंस भिड़े हुए हैं। हॉकिंस पूरा खिलाड़ी आदमी है। उसने किड का स्ट्रॉ डॉल अपने पास रखा था। उधर बेचारे किड की हालत खराब थी। वो बिग मॉम से लड़ रहा था, पर अपने आप चोट खाए जा रहा था। किलर के लिए ये बहुत बुरी स्थिति थी। ऐसा नहीं था कि वो हॉकिंस को मार नहीं सकता था, पर अगर वो उसका सिर काटता तो किड का सिर भी धड़ से अलग हो जाता। किलर को हाथ ना उठाते देख हॉकिंस ने फायदा उठाया। उधर किड बिग मॉम को पीट ही रहा था कि अचानक उसका सिर फटने लगा और वो बिना बात के
बिग मॉम के सामने घुटनों पर आ गया। बिग मॉम खुश हो गई। अरे वाह, ये तो खुद गर्दन आगे कर रहा है। असल में यहाँ हॉकिंस अपना सिर खंबे पर दे मार रहा था। तभी किलर ने कहा, तू कभी नहीं समझेगा। किड वो है जो योंको को पछाड़ कर पायरेट किंग बनेगा। हमारा सफर यहाँ खत्म नहीं होने वाला। ये बात हॉकिंस को चुभ गई और वो किलर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा।